अच्छा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप बता दें, उसके बाद फिर हम आगे जाएं, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर होगी तो फिर हम एडवांस में समझ आएंगे। फॉर्मूला लगाना हमको समझ में आ जाता है, वो आपने ये जो हेल्प से दी हुई वीडियो से देखे थे। लेकिन जैसे आपने पिछली टाइम हमें ये बताया ना, शीट से शीट पे जाना, इस शीट को देखना, अगर इसी से ठीक है बोल लेते XML और ये सब कुछ, उसको बहुत प्रॉब्लम है कि वो हमें नहीं आता XML और इस तरह की जो चीज़ें जो खोल के जो अलग जहाँ से हम डेटा यूज़ कर रहे हैं ना, वो चीज़ों को यूज़ करना नहीं आ रहा, तो सोर्स तक पहुँचना नहीं आ रहा। सोर्स तो नहीं है ना, देखिए जब आप इंडस्ट्री में रहेंगे ना तो आपको इंडस्ट्री के अंदर ना कोई डेटा दिया जाएगा। सबसे बेसिक डेटा होगा कि वो आपको शायद CSV देगा, या आपको एक्सेल फाइल देगा, या आपको एक टेक्स्ट फाइल देगा। XML से मुराद ये है और XML और JSON से मुराद ये है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको इनकेस उस सेंस में काम आएगा कि अगर मैं कोई मल्टीनेशनल पे काम कर रहा हूँ या इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो वो वहाँ पर कुछ तरीके अलग होते हैं। वहाँ पर वो अगर कोई डेटा होता है ना, तो वो उन्होंने एक पॉइंट डाली है कि यार वो डेटा आएगा वो खाली JSON में होगा। सही है, लोकली वो काम का नहीं है, लेकिन इनकेस अगर मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट के पास और वो मुझे कह रहे हैं कि यार हमारे पास टेक्स्ट फाइल निकलती नहीं है या हमारे पास CSV निकलती नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो IT से फाइल फॉरवर्ड होगी, वो आपके पास आ जाएगी। अब वो आप जा रहे हैं या आप JSON को CSV या टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें, या सिंपल तरीका ये है कि मैं उसको डायरेक्ट ही एक्सेल में अपलोड कर दूं। दो तीन तरीके आपके ऊपर है। एक तो ये है तरीका कि अगर कोई फॉर्मेट आएगा तो आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं कि यार किस तरह से अपलोड करेंगे। डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब मैं अगर यहाँ डेटा में जाऊँगा तो मेरे पास फ्रॉम अदर रिसोर्सेज के अंदर मेरे पास एक टैब होता है, वो आ नहीं रहा, क्योंकि अभी मैं कल इंशाल्लाह आ रहा है मैं एक्सेल इसका ना रीइंस्टॉल करूँगा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे अभी XML हमें सामने नजर आ रहा है, ठीक है, XML नजर आ रहा है, ठीक है, XML नजर आ रहा है। बाकी की और बाकी चीजें ये नजर आ रही है कि अगर मुझे कोई डेटा SQL से लेना है या कोई डेटाबेस से डेटा लेना है, तो हमारे पास डेटा कहीं से भी आ सकता है, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। लेकिन अगर इन केस वो ना, अगर आप जैसे कि एक्सेल 2016 या 19 इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे बिल्टन दिए हुए फंक्शन, जैसे CSV हो गया, जैसे XML हो गया, जैसे JSON हो गया, बहुत सारे फॉर्मेट हैं। अगर मुझे कोई वेबसाइट से डेटा लेगा, अभी हमने शायद ये देखा नहीं है, फ्रॉम वेब का भी एक ऑप्शन होता है कि अभी ये वेब है, अब ये वेब काम नहीं करेगा। दो वेब है यहाँ पर, एक पावर क्यूरी का पावर, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे फ्रॉम वेब के। यहाँ पे न्यू क्यूरी का भी ऑप्शन आ रहा होता है, न्यू क्यूरी के अंदर आप जाएंगे तो अदर रिसोर्सेज के अंदर भी एक होगा वेब का ऑप्शन। वहां से आप, मैं आपको बताऊंगा कल क्लास में कि हम क्या वेबसाइट से, अगर मुझे PSX की वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, अगर कोई वहां से डेटा लेकर आ रहा है तो किस तरह से लेकर आ सकता है। तो ये सारी चीजें बस ये है कि नॉलेज हो, काम करना तो आपको ChatGPT भी बता देगा और यूट्यूब पे भी आप देख लेंगे। लेकिन अगर मुझे नॉलेज ही नहीं हुई, अगर मैं अपने बॉस के पास बैठा हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा, उसने कहा कि यार JSON फॉर्मेट अपलोड हो जाएगा, अगर मैं तुम्हें JSON दूंगा तो क्या तुम एक्सेल में लेकर आ जाओगे, क्या वो काम आएगा? क्योंकि हमारे पास ना टैक्स है और ना ही आप क्या CSV फाइल है, वो तो हर किसी को नॉन है ना। तो आप लोगों को क्या कह रहा हो, हाँ यार हमें पता है, लेकिन हमें काम नहीं आता कहाँ पे वो ऑप्शन है, लेकिन पता तो होगा ना हाँ हो सकती है। और कोई क्वेश्चन है? फिर आगे चलते हैं। कोड वगैरह करवाया था ना एक दफा, हाँ। उसमें शीट्स वाले 100 शीट्स का जो काम कराया था वो थोड़ा समझ नहीं आया। एक तो उसका पर्पस समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बस उसमें ये बोल रहे कि शीट के तो ना नंबर आ गए थे, एक शीट अलग से बन गई। यार उसका पर्पस ये था कि अगर आप कोई एक, हमने एक फॉर्मूला यूज किया था इसके लिए, इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 10 शीट है, 1000 शीट है, तो क्या मैं 1000 शीट के ऊपर, जैसे कि इस तरह से अगर मेरे पास एक नाम पड़ा हुआ है
अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टोटल सेल्स, ठीक है। अब ये टोटल सेल्स ये कह रही है कि अगर मैं नेक्स्ट शीट मेरे पास बनी हुई ए, ठीक है, अब ये बनी हुई बी, ठीक है, और ये बनी हुई सी, सही है। अब ये क्या डिफाइन कर रही है, एबीसी, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यार ये आपकी रीजन्स है। अब रीजन्स के अंदर अगर मैं जाऊँ यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे इनकेस मेरे पास लिखा हुआ है कि यार रीजन कोड आपका ये है सी, इसकी जो टोटल सेल्स है ना 5000 है। इसी तरह से बी पे सेम ही है, ए भी यही है, बस खाली मैं रीजन चेंज करूंगा। अभी तो ये 3 शीट है। अब मैं चाह रहा हूं कि जो शीट नंबर 1 है वहां पर मेरा सारे शीटों का डेटा एक शीट पे आ जाए, कंसोलिडेटेड होता हो। तो मैं क्या ऐसी लॉजिक लगाऊं या मैं क्या ऐसा काम करूं जिस वजह से ये काम हो जाए। आप लोग कहेंगे कि यार एक काम है कि मैं इक्वल टू लगा दूं, इक्वल टू से मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा, लेकिन ये एफिशिएंट वे नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं ये काम करता हूँ तो ये एफिशिएंट वे क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 1000 नाम हो तो 1000 नंबर ही ये तो है। क्या मैं यहाँ पर अगर मैं सी लिख दूं तो क्या वो सी की जगह वो वैल्यू सी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी? वो उस शीट में जाएगा सी की? नहीं ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे VLOOKUP लगाना पड़ेगा, फिर तो लगाना पड़ेगा ना, VLOOKUP लगेगा ना, सही है। क्या मैं VLOOKUP लगाने के लिए मैं हजारों शीटों पे जाऊंगा? भाई एक अगर मैं VLOOKUP यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे कि मैंने ये VLOOKUP दिया, अब मैं ढूंढूंगा पहले शीट, 1000 शीटें होंगी, 1000 शीटें ढूंढनी पड़ेगी कि यार कौन सा रीजन है सी वाला, फिर मैं इसकी रेंज दूंगा, सही है, और फिर 2 लिखूंगा, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ? ये अगर अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मैंने जो काम किया है ना, इसके अंदर जो VLOOKUP लगाया है, VLOOKUP क्या बता रहा है, गौर से देखना, अंदर बता रहा है कि यार कुछ सी वाली शीट के अंदर जा रहा है, सी वाली शीट से हमने डेटा लिया है ना। अब मैं अपना टाइम बचाने के लिए मैं अगर मैं ये ढूंढने बैठ गया, 1000 शीटें हैं और 1000 प्रोडक्ट्स हैं और 1000 रीजन्स हैं, पूरे वर्ल्ड के डेटा पे काम कर रहा हूं, तो क्या मैं पागल की तरह इतनी शीटें स्क्रॉल डाउन करते हुए जाऊंगा आखिरी तक? ये एक प्रॉब्लम थी हमारे। तो हमने इस प्रॉब्लम का इलाज ये ढूंढा था कि अगर मुझे एक शीट के ऊपर ही सारी शीट के नाम यहाँ पर मौजूद हो जाए, यहाँ पर मिल जाए कि यार ये क्या, अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये जो रीजन है ना, ये बता रही है कि सी शीट है, ये बी शीट है और ये भी सी शीट है। अब मैं ये जो सी शीट है इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? अब जैसे कि ये फॉर्मूला मुझे बताना है, ये देखो, ये मुझे फॉर्मूला बनाना है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, अब ये क्या कह रहा है कि यार सी है, ये जो सी सेम, यही सेम का सेम है। अब ये जो है ना एक्सपोनेंट आ रहा है, फिर क्या लिखा है, ए से बी आप कॉलम लेना, उसकी उस सी वाली शीट में जाना, उसमें से ए और बी कॉलम लेना और उसमें से बी वाले कॉलम को उठा लेना जब वो एग्जैक्ट मैच हो जाए, ठीक है। अब मुझे ये चीज बनानी है, ये जो चीज है ना, ये खाली इतनी टुकड़ा, इसके अंदर डायनेमिक चीज क्या होगी, ये सी है, ये यहाँ पे जो चीज लिखी हुई होगी ना वो चीज यहाँ पे आएगी। अब मैं जैसे बी की बात करूंगा, जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा फॉर्मूला, तो ये जो बी है ना, तो ये बी यहाँ आ जाए। अभी ये VLOOKUP फॉर्मूला है, ये ड्रैग करूंगा तो ये नहीं होगा क्योंकि ये मैंने फिक्स किया हुआ, मैं वहां पे जाके मैंने वहां पे शीट का रेफरेंस दिया था। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इनके ये देखो ये लगा हुआ है, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना तो ये देखो आ गया है। क्या करना है, वो शीट का नाम, शीट का जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं कर रहा है, डी करना पड़ेगा। तो क्या ये मैं पागल की तरह बी करूं, या फिर एक तरीका है, या फिर मेरे पास एक तरीका है, मैं दोबारा VLOOKUP लगाता हूं, यहाँ पे बोलूं और मैं कहूंगा भैया बी वाली शीट पे जाओ, आप बी वाली शीट में से ये 2 कॉलम उठा दो, समझ आया? अब क्या है, अब ये सही है, क्यों? यहाँ पे शीट का नाम चेंज हो रहा है। अब मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो शीटें बनी है ना, इस शीट के अंदर बी वाला जो कॉलम के अंदर टोटल सेल्स है ना, वो लेकर आ जाना,
तो ये क्या हुआ, अगर मेरे पास 1000 है तो क्या मैं पागल की तरह दूसरी वाली शीट पे जाऊं फिर VLOOKUP लगाओ फिर ये करूं। तो इसका सिंपल तरीका ये था कि अगर मुझे ये शीट के नाम अगर मुझे एक साथ सारी शीट के ये वाली जो शीट वाला है ना इसके अंदर सारी जितनी शीटें 1000 बनी हुई है ना वो VB कोड क्या कर रहा है वो सारी यहाँ पे शीट के नाम लिखते हुए आ रहा है ABCDEFG। अब मुझे ABC पता है, अब मुझे आगे का नहीं पता। अब ABC के बाद उसने लिखा है ट्रिपल A, आगे कहीं शीट के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं एक एक बार चेक करता रहूंगा, हाँ यार मैं सही कर रहा हूँ लिख रहा हूँ कि नहीं। VB कोड क्या कर रहा है वो सारी शीटों को रीड करता है और एक नई न्यू शीट बनाकर वो सारे शीट के नाम लिख देता है। अब क्या है, अब इनडायरेक्ट फॉर्मूला जब काम आएगा जब ये सारी शीटें आपकी बन गई, अब मैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला बनाऊंगा कि यार आपको इनडायरेक्ट क्या करेगा, इनडायरेक्ट VLOOKUP की तरह काम करेगा। मैं VLOOKUप नहीं लगाता रहूंगा, इनडायरेक्ट ये काम करेगा, वो खुद ही शीट पे जाएगा वो डेटा लेकर आ जाएगा। बस ये काम कर रहा था VBA कोड खाली हमने इसलिए लगाया था कि हमारे पास जितनी शीटें है ना वो एक जगह पे लेकर आ जाए। इसके बाद फिर इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। नीड इसलिए पड़ रही थी कि यार अगर हमारे पास 1000 शीटें और 1000 शीटों में से अगर मुझे खाली कॉलम सी स्पेसिफिक उठाना है तो मैं किस तरह से उठाऊंगा। ठीक है, और कोई मसला? अच्छा ये देखो, ये तुम लोगों को मैंने बताया भी था, ये अलग से फॉर्मूला है। बस खाली तुम्हें इस ये जो कंडीशन लगी हुई है ना, अगर मैं इसको भी खाली याद कर दूंगा तो ये जो कंडीशन है ना वो तुम्हारी ये जो बना रही है ना वो खाली क्या बनाएगी, वो जो इस शीट से हम जो फिजिकल टू लगा रहे थे ना ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन खाली फिजिकल टू वाली, ये आपका जो ये लगा हुआ है ना फॉर्मूला ये पूरी आपकी नीड पूरी करेगी। अब देखो ये किस साथ होगा, अगर इन केस अब मैं सब शीट के ना जो लिखे हुए हैं ए के अंदर इस सेल्स चेंज करूं। ठीक है, अब देखो अब कुछ समझ आ रहा है। ये जो इनडायरेक्ट है ना वो इनडायरेक्ट क्या कर रहा है कि यार वो खुद ब खुद क्या कर रहा है, वो शीट पकड़ रहा है, इस शीट पे जाकर वो लेकर आ रहा है वैल्यू। अब मुझे इक्वल टू लगाकर उस शीट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो ये दो इन दोनों फॉर्मूले के अंदर है क्या, ये हमने इनडायरेक्ट लगाया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा कि यार मुझे स्क्रॉल डाउन करके दूसरी वाली शीट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब मैं इनडायरेक्ट लगा दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको बोला है ये जो आपका सी कॉलम है ना ये आप समझो ये आपका शीट है, शीट के नेम है। ठीक है, और अगर आपका ये जो मैंने यहाँ पे लगाया D5 के अंदर, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने इक्वल टू लगाकर आपने उसको फिक्स
फिक्स कर दी कि वो खाली शीट सी में जाएगा। अगर मैं इसको ड्रैग भी करता हूँ ना इन केस, अब मैं देखना ड्रैग करके क्या होगा, वो उसी शीट पे रहेगा, क्या होगा, वो खाली D3 हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं इसको खोलता भी हूँ ना प्रॉब्लम, देख रहा हूँ यहाँ भी कोमा की लगाई क्या? शुरू में कोमा की लगाई वो टैग से वो आपको दिखे तो सही फॉर्स वरना नजर नहीं आ रहा, समझे? अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा या ड्रैग करूंगा तो वो खाली जो आपका रॉ है वो खाली चेंज करेगा, या कॉलम की जो वैल्यूज है वो चेंज करेगा, B2 B1, वो शीट चेंज नहीं करेगा। आप जब तक आप शीट का इक्वल टू करके स्क्रॉल डाउन करके नहीं जाएंगे, जब तक वो शीट को नहीं पकड़ेगा, ठीक है? लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि इनडायरेक्ट जब मैंने लगा दिया तो मैंने इसको कह दिया कि यार सी कॉलम के अंदर जितनी भी शीटें आएगी आप वो मेरी शीट होगी। अगर मैं यहाँ पर इनकेस अगर मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ, एक शीट बना दो, मुझे कुछ करना नहीं है, मैं खाली यहाँ पर डी लिखूंगा और जो मेरे पास की सेल्स थी ना वो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने डी लिख दिया और यहाँ पर मैंने कुछ शीट अब मेरे पास बनी थी, मैंने यहाँ पे डी लिखा और मैंने ये जो फॉर्मूला था ना इनडायरेक्ट वाला वो उसको ड्रैग कर दिया, आ गया, टाइम बच जाएगा। क्या मैं पागल की तरह वो वाली शीट ढूंढ के इक्वल टू लगाते भी जाऊंगा? ठीक है, ये आसानी हो गई। अब ये आसानी इसलिए हो गई है कि अगर इनकेस मैंने यहाँ पर एक चीज को एक और कोई चीज को फिक्स कर दिया, वो है B2, ये डायनेमिक नहीं है, C2 तो डायनेमिक है कि यार मैं यहाँ पर कोई भी शीट लिखूंगा तो वो शीट का डेटा लेकर आ जाएगा। अब B2 क्या बता रहा है, B2 ये बता रहा है कि आप शीट C में जाना, उसका B2 लेकर आना। जैसे कि अगर मैं शीट नंबर C में गया और शीट नंबर C में गया तो यहाँ पर क्या लिखा, ये B2 है, वो वहां पर कोने में लिखेगा। यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर किस साइड पे लिखेगा, मेरी कर्सर नजर आ रहा है तो वहां पर इस साइड पे लिखेगा कि B2 है, ठीक है? ये आपका ये क्या है, ये B2 है, ये सेकंड रो है और ये कॉलम है, ठीक है? तो ये क्या है, B2। तो हमने क्या बोला है कि यार ये जो जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें मैंने क्या बोला कि B2 आपका फिक्स है, हमेशा B2 से लेकर आओ। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि यार आप A2 लेकर आओ, आप C4 लेकर आओ, मतलब मैंने एक कॉलम डिफाइन कर देता हूँ D। अब D जब मैं बना दूंगा ना तो D के अंदर क्या होगा कि मैं उसके अंदर उसको ये भी बोलूंगा कि भाई आप E4 से डेटा लेकर आओ, नहीं यार आप अब यार जब शीट आए ना तो आप F4 से शीट का डेटा लेकर आना। तो ये क्या है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक से मुराद ये होता है कि आपने हर चीज डिफाइन इसको कर दी है सामने कॉलम्स के अंदर कि यार इस शीट से इतना डेटा फैच करना, उसके शुरू के 5 कॉलम फैच करना, नीचे के 5 कॉलम फैच करना, समझे? जब ये काम आ रहा होता है इनडायरेक्ट। और कोई मसला? लेकिन ये है कि यार जब आप यूज करेंगे तो फिर समझ आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है, वो इतना आसानी से यूज होता नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन या ऐसे कुछ सिनेरियो आ जाए तो फिर वो यूज होता है, वो बहुत कम होता है। लेकिन जब होता है जब आपका टाइम भी बच जाए, अगर मेरे पास आज शीट होगी तो फिर खराब हो जाएगा। कोई और मसला? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक और फंक्शन होता है कि अगर इनकेस मेरे पास यहाँ पर मंथ है, ठीक है? अब मैं मंथ के बाद मेरे पास ये कुछ कंडीशन दी हुई है यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे पास जैन लिखा है, फैब लिखा है। अब मैं अगर जैन और फैब को ड्रैग करूंगा तो ये क्या होगा, सारे महीने खुद ब खुद हो जाएंगे ड्रैग। अब ये क्यों होगा, क्या रीजन? क्योंकि मैंने यहाँ पर पीछे एक बाय डिफॉल्ट ऐसे जब आप डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक जगह पर वो ये इंफॉर्मेशन को हाइड करके मतलब इसको स्टोर कर दिया गया है दिमाग में एक्सेल के कि यार जब आप जनवरी फैब लिखेंगे ना और उसको जब मैं ड्रैग करूंगा
तो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक समझ जाए कि उसको ना सारे मंथ के नेम चाहिए, जनवरी फेब से दिसंबर तक का। अब ये कहीं तो स्टोर हुआ होगा ना, वरना ये आएगा नहीं, वरना ये, ठीक है। तो अब ये स्टोर कहाँ पे हुआ होता है, क्योंकि यार ये हमें जब काम आता है जब हम आपका क्या कर रहे होते हैं, आपका जब हम कुछ भी एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास एक्टिव एम्प्लॉय के वो लिखे हुए नाम, अब मैं जहाँ पर खाली 2 दफा नाम लिखूंगा वहां आ से तो मेरी 100 वाली शीट लेकर आ जाएगी, मेरा टाइपिंग बच जाएगा। अब मैं क्या पागल की तरह कॉपी पेस्ट करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं दोबारा टाइप करता हूँ अगर मेरी टाइपिंग स्पीड तेज है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा तुम लोगों को, फाइल में आना, ऑप्शन, एडवांस में आ जाना है। अच्छा, एडवांस में आने के बाद सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पे लिखा हुआ होगा एडिट कस्टम लिस्ट, ये कुछ इस तरह का खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पे तो पहले से कुछ लिस्ट पहले से सेव है, तो अगर आप खुद से भी लिस्ट को सेव करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ, अब इनके यहाँ पर मैंने लिखा है नेम, नेम जैसे कि मैं अपनी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सेस एम्प्लॉय की यहाँ पे मैंने लिख डाल दी, ठीक है। अब ये जो कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं यहाँ 10 तक बात करूँ, ठीक है। अभी कुछ 10 क्लाइंट है एक्टिव है, अब मैं नहीं चाह रहा कि यार मैं ये बार बार लिखना चाहूँ और हर जगह लिखूँ पागल की तरह, या फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको मैं सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर गया एडवांस में, ऑप्शन में, ऑप्शन के बाद मैं एडवांस में आया, यहाँ पे मेरे पास एक एडिट कस्टम लिस्ट बनी हुई है। अब मैं यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट में आने के बाद, ठीक है, ये कह रहा है न्यू लिस्ट, मैंने कहा हाँ न्यू लिस्ट बनानी है मुझे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल, अब मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने ये लिस्ट दी, ठीक है। ये इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद उसने यहाँ पर लिस्ट डाल दिया, देख लो यहाँ पर जैसे हर मंथ को ना स्टोर किया हुआ है, देखो जनवरी फेब दिख रहा है, सही है। अब मैं ओके कर दूँ, ठीक है। अब मैं दूसरी वाली शीट में आता हूँ और मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ शायद आ गए। अच्छा, ये इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर मैं एमएस वर्ड पे भी जाता हूँ ना, एमएस वर्ड है या आउटलुक है, अच्छा ये जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे ना, वो वहां पे हर जगह आपका ये अपडेट कर देगा। अगर मैं आउटलुक पे जाऊंगा, आउटलुक पे कोई न्यू मैसेज खोला, वहां पे जैसे मैं ये टाइप करूंगा ना, तो ये खुद का खुद बता देगा हाँ आपको ये क्या लिस्ट चाहिए, आपको यार तो वहां पे आ गई, कोई मसला हो गया।
तरह के लड़कों को पहले करवा चुकी हूँ क्या ये वाला लिस्ट इसमें तो सेव हुआ है रोनाल्डो मेसी वाला मटन चीज चिकन वहाँ पे लिस्ट है हाँ इस लिस्ट में सेव है एमएस वर्ड में देख लेना एमएस वर्ड में भी कुछ स्टार्स होंगे वो कॉल हो जाते हैं सारी सारी वो पता नहीं कहाँ से होती है एमएस वर्ड में भी हो जाएगा और ये आपका आउटलुक में भी काम आ जाएगा मतलब आउटलुक में भी स्टार की अगर कोई जिसमें कॉल कर दी ठीक है इनके वो हो जाएगा ठीक है तो अब ये क्या है कि हमारे लिए आसानी है कि यार अगर इनकेस मैं यहाँ पर मेरी मेहनत भी बच जाएगी और सारे काम आसान हो जाएंगे। अच्छा अब हमारे पास एक और टास्क है अब मेरे पास यहाँ पर कुछ है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यार अब यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है यहाँ पर कुछ ऐसी लॉजिक लगाइए इन केस मैंने यहाँ पर लिखा है कि यार वॉइस आर डूइंग ग्रेट अब ये जब मैं स्पेस डालता हूँ या मैं वॉइस लिखता हूँ कहीं भी जैसे कि मैं यहाँ पर वॉइस लिखता हूँ अब मैं जैसे वॉइस लिखने के बाद मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है गलत हो जाता है क्या हो रहा है कि ये कर रहा है कि ये जो ऑटो रिकरेक्ट है ऑटो रिकरेक्ट का मतलब ये होता है कि यार इनकेस अगर मैंने यहाँ पर कोई अपनी शीट के अंदर कोई ऐसी शीट ऐसी बनाई है जिसके अंदर मैं कोई ऐसे अल्फाज देखना ही नहीं चाह रहा ठीक है अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने जो अपनी शीट बनाई है उसके अंदर ना मेरे डिपार्टमेंट के जो लिस्ट है एक्टिव वो उसी के खाली नाम है अगर किसी और ने कोई और नाम लिख दिया या अदर लिख दिया अदर के बाद मैं उसको रिप्लेस भी करवा सकता हूँ जैसे कि अगर मैं कहीं पे भी वॉइस लिखूंगा ना तो वो खुद का खुद दर्ज कर देगा सेव मतलब क्या आपने कहा कि पहले से आपकी शीट में सेव ले लीजिए आपने शीट बनाई हुई है कौन फिर इस तरह से ये समझ नहीं आएगा तो ये हुआ कैसे इसमें हो रहा है ये जो फंक्शन होता है वो होता है ऑटो रिकरेक्ट या ऑटो करेक्ट बोलिए ठीक है इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक शीट मैंने बनाई है और मैं चाह रहा हूँ कि इस शीट के अंदर यार एक ही मेरे डिपार्टमेंट का नाम आए सही है फाइनेंस लिखा हुआ है अब मैं नहीं चाह रहा उस शीट के अंदर कोई पेमेंट लिखे या पेमेंट डिपार्टमेंट जैसे मैं पेमेंट डिपार्टमेंट लिखूंगा ना वो ऑटोमेटिक रिकरेक्ट करके बोलेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट अब वो कहाँ से होता है वो यहाँ से होता है कि फाइल में आया ऑप्शन में आया ऑप्शन में आने के बाद प्रूफिंग है ना प्रूफिंग में आओ यहाँ पे लिखा है ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ऑटो करेक्ट हाँ ठीक है अब ये क्या है यहाँ पर मैंने लिखा है पेमेंट डिपार्टमेंट और मैं बोल रहा हूँ इसको प्लेस करवाना फाइनेंस डिपार्टमेंट ठीक है और ऐड लाजमी करना है जब आप ऐड करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि यार ये लिस्ट ऐड हो गई है और ओके कर दें अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई पेमेंट डिपार्टमेंट अब जैसे पेमेंट डिपार्टमेंट लिखा और मैंने क्लिक किया तो वो क्या कर दिया उसने तो ये क्या किया मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए यहाँ पर कि यार मेरी जो शीट है उसके अंदर एक ही अल्फाबेट आएगा कि यार जब ऐसा कोई सिनेरियो हो जाता है कोई गलत अल्फाज को यूज कर रहा है मुझे लगा कि यार ये गलत अल्फाज यूज करेगा तो क्या करेगा वो रिप्लेस कर देगा उसी वक्त इसके अंदर ऑटोमेशन वगैरह भी होती है इससे नॉर्मल आपको ऑटोमेशन बहुत अभी करेंगे ठीक है
कोई मसला? अच्छा यहाँ पर हम चेक देख लेते हैं बेसिक चीजें। यहाँ पर अगर मैं शीट 7 पे डबल क्लिक करूंगा तो रीनेम हो जाएगा, ठीक है। अब रीनेम के बाद मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, जिस तरह से टैब का कलर मुझे चेंज करना है, टैब का कलर चेंज हो गया, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाइड भी कर सकता हूँ, शीट हाइड भी हो गई, मैं राइट क्लिक करके अनहाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि अगर मूव को कॉपी करना है तो क्या होगा, क्या वो दूसरी वर्कबुक के अंदर क्रिएट कर देगा या न्यू वर्कबुक क्रिएट कर देगा। जैसे कि अगर मैं ये शीट चाह रहा हूँ नेम वाली, मैं इसकी क्रिएट कॉपी करता हूँ और इसको इससे डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई न्यू वर्कबुक बना दे, मैंने बोला न्यू वर्कबुक बना दो आप, सही है। ये न्यू वर्कबुक खुलने के बाद उसके अंदर चली गई फाइल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक आता है प्रोटेक्ट शीट, ये ताजा बताओ। अच्छा ये क्या कह रहा है कि यार मैंने यहाँ पर इसको अलाउ, ये क्या कह रहा है कि अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस शीट टू, ये क्या कह रहा है कि यार आप यहाँ पर पासवर्ड लिखते हैं, मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया और ओके कर दिया, इसने बोला री इंटर पासवर्ड डालें, ठीक है। अब ये जो शीट है वो आपकी प्रोटेक्टेड हो गई है। अब मैं यहाँ पर कोई भी कॉलम डिलीट या कुछ भी नहीं कर सकता, जब भी मैं डिलीट करूंगा ना ये डिलीट नहीं होगा, हो रहा है, आवाज आ रही है ना, कुछ हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा ना। ये क्या कह रहा है, अगर मैं एक सेल डिलीट करने जाऊंगा तो ये बोलेगा यार ये प्रोटेक्टेड है, पहले इसको अनप्रोटेक्टेड करो, सही है। अब आपको आपके हैंड में कोई फाइल थी, अब उसको डर है कि यार आप उसके अंदर कोई उसकी फॉर्मूले देख ना लें, भाई क्या लॉजिक लगी है, बोनस जैसे बोनस आया, अब आप बोनस की शीट आपको दे दी, अब उसका परसेंटेज आप छुपाया जा रहा है कि यार तुम देखो नहीं, बस तुमने ऊपर से देख लो खाली शीट को, ठीक है। तो मैं ना इसका कोई फॉर्मूला देख सकूंगा ना मैं कुछ कर सकूंगा जब तक मुझे उसका पासवर्ड पता ना चल जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, खोल नहीं सकते, फिर देख सकते खोल नहीं, मतलब एडिट कुछ नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकोगे ना कुछ कर सकते। हाँ अगर वो इनके यहाँ पर मैं यहाँ पर मेरे पासवर्ड पता चल जाता है, ठीक है, तो ये खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पर कॉलम डिलीट भी कर सकता हूँ। अच्छा प्रोटेक्टेड के अंदर बहुत सारे फंक्शन है कि भाई मैं किस किस चीज का सामने यूजर को एक्सेस दे सकता हूँ। भाई मैंने इसको खाली डिलीट का एक्सेस दिया, भाई तुम डिलीट कॉलम कर सकते हो बस, ठीक है, कोई मसला। वो फॉर्मेट कर सकता है खाली, बस फॉर्मेट का मैं अलाउ करूंगा। इसके अंदर एक और ऑप्शन भी आ रहा है, सिलेक्ट लॉक सेल, लॉक इसे सिलेक्ट लॉक का मतलब यही हो गया ना, सेल लॉक कर दिया ना, सिलेक्ट नहीं हो रहा ना। अगर मैं यहाँ पर कोई भी कॉलम एक सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो ये सिलेक्ट है, ये जो कॉलम सी है ना वो सिलेक्ट हुआ है। अब जैसे कि मैं इनके यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, अब ये पता नहीं अनप्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड बता रहा है, व्हाट डू यू सिलेक्ट का मतलब सिंपल है। अब जैसे अब मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं, ये लॉक हो गया। लॉक का मतलब है कि कुछ भी मैं नहीं कर सकता इसमें, ठीक है ना। मैं इसके अंदर एक रो इंसर्ट कर सकता हूँ ना कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। आपके ऊपर है कि आप सामने वाले को क्या क्या ऑप्शन दे रहे हो। आपने दे दिया यार फॉर्मेट का ऑप्शन, तो आप फॉर्मेट का कर दो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, कुछ भी कर सकते हैं आप। अच्छा अब यहाँ पे एक और भी चीज आती है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, ठीक है, और डेटा बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम क्या आ रही होगी कि यार यहाँ पर डेटा कुछ ज्यादा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार जो मेरे कॉलम हेडर है ना, जब मैं नीचे जाता हूँ ना तो कॉलम हेडर ऊपर चले आता है, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि जब मैं कोई नीचे के रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ कि यार नीचे के रिकॉर्ड कहाँ तक है, मैंने कहाँ तक इंसर्ट किया हुआ है या लास्ट रिकॉर्ड कौन सा है, जब भी मैं नीचे जाऊंगा ना तो वो जो कॉलम हेडर है ना वो गायब हो जाएगा, वो ऊपर चले आएगा। तो मैं इसको किस तरह से इसको फ्रीज करूँ, तो इसका मतलब होता है कि व्यू के अंदर आना, इसके अंदर फ्रीज 10, इसको लिखना टॉप रो,
टॉप रो भी कर सकता हूँ, टॉप कॉलम भी कर सकता हूँ। अब देखो, अब मैं जब भी नीचे जाऊंगा ना तो वो क्या है, हेडर को उसमें एक फर्स्ट रो को लॉक करती है। आप 5 रो को भी लॉक कर सकते हैं, आपके ऊपर है, सिलेक्ट करके। सर दोबारा करेंगे, सर कलम पे करेंगे। भाई देखो, अब कंडीशन ये है कि मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो हेडर हिल रहे हैं। अब मैं आया यहाँ पर व्यू में, व्यू में आ गया व्यू, और यहाँ पे फ्रीज प्लेन है ना, फ्रीज प्लेन में आ गया टॉप रो। हाँ फिर से टॉप रो। टॉप रो कर दो। अब जब ऊपर ही रहेगा अभी। हाँ ये ऊपर ही रहेगा। अब ऊपर है। ऊपर ही। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आती है कि यार अगर जब हम लोग डैशबोर्ड मेन पेज बना रहे होते हैं ना तो वहाँ पर हम लोग ये नहीं चाह रहे होते कि यहाँ पर ना ग्रिड लाइन आ जाए या फॉर्मूला। अब ये देखो, ये जो कलर आ रहा है ना नेम, ये एसएस लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब है ये जो पूरा रॉ है ना, ये वाला, ये जो क्या ये जितनी भी, ये आपकी फॉर्मूला बार है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं जब डैशबोर्ड बनाऊँ ना तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना वो सारी की सारी चीजें हट जाए, यूजर को नजर नहीं आया ये। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर यार व्यू में दिख जाए ग्रिड लाइन ऑफ, देखो ऑफ हो गई सारी। अब मैं जा रहा हूँ यार हेडर भी नजर नहीं आया, हेडर भी ऐड कर दिया, हेडर फॉर्मूला वाली में ऐड कर दिया। ये जब काम आएगा जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे, क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर हम यूजर को खुद ही बटन दे रहे होते हैं सिलेक्शन के, ग्राफ के, तो उसको ये चीजें कोई काम की नहीं है। फॉर्मूला बार वो क्या करेगा, फॉर्मूला बार में ठीक है, कोई मसला। फिर आगे हम जा रहे हैं मैक्रो के ऊपर। यार मैक्रो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मैक्रो व्यू में ही है ना सर, मैक्रो क्या मैक्रो भी व्यू में ही है। नहीं व्यू में ही है ना मैक्रो। नहीं, डेटा पर डेवलपर में डेवलपर मैक्रो सिक्योरिटी। अच्छा, अब यहाँ पर कोई पूछो यार, मैं आगे पर निकलता हूँ। कोई टैब रेख है तो बता दो, तो मैंने सारे टैब तो क्लियर बता दिए। सर इस क्वेश्चन ऐसे पूछना है, जैसे अगर आप बता रहे कि हमारे अंदर अपने बॉस को देने के लिए वगैरह एक पूरी शीट बनाकर, अगर जैसे अब हमें अब कोई डेटा चाहिए तो हम इंसर्ट या गूगल पे काम कुछ भी निकाल सकते हैं, उससे तो फॉर्मूला पता ही नहीं, वो कैसे करेगा इंसान। अगर उससे एक स्पेसिफिक किसी ने तो किसी पे देखता है इतनी सारी फाइल में से, जैसे 100 लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में, उसने इस बंदे का सब देखा, वो कैसे करेगा, वो उसको फॉर्मूला ही नहीं पता। फॉर्मूला नहीं पता तो उसका फाइल से करेगा काम। कंट्रोल एस करिए। अब जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा तुम बोलोगे कि यार खाली एक ही शीट में फाइंड करेगा। यहाँ पे जब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, जब मैं ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछता है विद इन शीट या विद इन वर्कबुक। जब मैं वर्कबुक बोलूंगा तो अब मैंने यहाँ पर हर जगह सी और सी वाली देखना, सी के अंदर चले आया कुछ। अब मैं ऐसे बोला कि यार यहाँ पर जो सी है सही है। अब जैसे कि मैं आगे आगे जाता रहूंगा ना, अब देखेंगे कैसे किस तरह से ना ये नेक्स्ट वर्कबुक पे ले आएगा। चलो फाइंड ऑल कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे तुम्हें शीट के नाम नजर आ रहे होंगे, अभी ये सारी शीट नंबर 1 के हैं, ये देख रहे हो आखिरी में आगे। और कुछ
अच्छा एक और चीज रह गई है, आपको पूरी तरह से आशिफ भाई ने बताया था, तो मैं आपको तो पूरी जरूर कंफर्म करता, ठीक है, क्योंकि मुझे अपडेट नहीं मिला है, खाली काशिफ भाई को ही अपडेट मिला हुआ है सारी चीज़ें का, ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा खुद ही बता रहे थे, मैं भी श्योर हो गया। अच्छा अब आप आगे चलते हैं, ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाता है कि इनकेस हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। अब मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशनें लगाई है, यहाँ पर डेम है और सैलरी है, ये मेरा एक डेटाबेस बना हुआ था, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर डेम वो बोल रहे हैं यार क्या आप स्टार्ट नहीं किया होता, अभी मेरे अदनान सर से बात की क्या दिया टिकट जो आपको दिया गया उसी शेड्यूल पे था, यार से उसी शेड्यूल पे था। मैंने शेड्यूल आपको सेंड किया है तो बोले तो आपको कोई क्लास है यार, अच्छा बात मैंने तो देखे जो शेड्यूल मिला है ये देखिए सर, आपको सेंड यही है आपको ये ठीक है, ये आप ये आज की सही है यार आप जो मेरी बात उसको जो भी आपकी ग्रुप में ज्वेलर्स में आप उनको तो एक साल को नाम भी बता दिया था, मुझे कल रात को बताया था। अच्छा अच्छा, ये जो फीमेल की क्लासेस है ना उसको भी इन्फॉर्म कर दिया है, उनकी क्लासेस फीमेल क्लासेस जो है ना अभी आपको तो मैंने आपको भेजूँ क्या हाँ बेसिकली भी है ना, बस 2 से 4 पेज चेंज हुआ है, ये 9 से 11 वाले में है सब बात हाँ ठीक है। आपको अच्छा अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज थी, यहाँ पर वही है सिंपल है, मैं VLOOKUP का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मेरे पास ये डेटाबेस बहुत बड़ा बना हुआ है, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन मुझे गेट करनी है, ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, एक है टेस्ट ट्रेस प्रीसेंट और एक है डिपेंडेंट। यार ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं कि यार अगर इन केस मेरे पास एक बड़ी फाइल है एक्सेल की और मुझे वो देखना है कि यार ये जो मैंने कंडीशन जो फॉर्मूले लगाए हैं उसका डेटा कहाँ से आ रहा है उनके, अब मैंने यहाँ पर लगाया, अब देख रहे हो ये क्या बता रहा है ये कहाँ से लिया आपने? फॉर्मूले पर
फिर दोबारा इसको प्रीसीडेंट पे क्लिक करो। भाई देखो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, ये तुम लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। इनके यहाँ पर प्रेसिडेंट ना, प्रेसिडेंट हाँ, इनके यहाँ पर एक बड़ी शीट है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई हुई है, बहुत कॉम्प्लेक्स शीट है। अब मुझे देखना है कि यार ये पता नहीं कहाँ से ले लगाया है, मुझे रेंज भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि रेंज कभी कभी बहुत आगे भी चली जाती है, BA, CA। तो क्या करूँगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल तरीका होगा, मैं यहाँ पर ट्रेस पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये आपको बता देगा कि भाई ये जो डेटा सेट है ना आपका, ये डेटा सेट से उठ के आ रही है सारी चीजें। कोई मसला? अच्छा, अब ये डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है यार? ये डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो फॉर्मूला लगाया है, अब ये जो डेटा है, अब आपने इतना सारा डेटा पढ़ा हुआ है, अब आपने बोला यार ये पता नहीं यार बेकार डेटा भर दिया किसी ने, डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं इनकेस इसको डिलीट करूंगा तो मेरा जो डेटाबेस है वो उड़ गया। यहाँ पे 5-6 डेटाबेस बने हैं सेम ही। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये तो किसी ने लगता है गलती तो कर दी है, तो मैं इत्तेफाक से अगर मैं डिलीट करके फाइल सेव कर दूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं चेक कर लूंगा कि क्या ये किसी और सेल के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे बता देगा, ठीक है, ये मुझे ये बताएगा कि यार भाई इसको डिलीट नहीं करो भाई, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर। अगर आपने यही चीज उड़ा दी तो वो भी चीज चली जाएगी। सही है, कोई मसला? सही है, समझ आ गया? कोई मसला है? अच्छा, मैं ये एक बार तो बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास इनकेस ये डेटा ले लेता हूँ, ये डेटा है मेरे पास, सही है। अब यहाँ पर आराम से सुकून से रिलैक्स से सोचने की बात है, ठीक है। अब ये कुछ डेटा है इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर्मेट लगा देता हूँ सारा, ठीक है। ये इट इज द बेसिक फॉर्मेट, ठीक है। अब क्या होता है, अब मेरे पास यहाँ पर कुछ बॉस से कहा है कि यार ये आपको मैं हर डेली आपको दूंगा रिपोर्ट, सही है, इसी तरह की एक टीचर भी दूंगा, 100 स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उनके कुछ मार्क्स होंगे, सही है। अब
बॉस कह रहे हैं इसको भाई सिंपल आप फॉर्मेट करके मुझे दे दो। अब मैं फॉर्मेट कुछ इस तरह का चाहता हूँ कि यार यहाँ पर ये जो चीज़ है वो थोड़ी बोल्ड हो जाए, ठीक है, इसके अंदर कुछ कलर वलर हो जाए, ठीक है। कलर होने के बाद यहाँ पर एक वो आ जाए कि यार जो हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई थी बार बार टाइप, या फिर कुछ इस तरह का लगा दूँ, ये बता दो, ठीक है। अच्छा, और इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, पता तो चले क्या नहीं, ठीक है। बोल रहे यार ये इस तरह का एक मैंने फॉर्मेट तुम्हें मैंने अभी बता दिया 1 मिनट के अंदर, और तुम्हें इस तरह का ये काम करना है। अभी तो ये लिटिल बिट, चलो यार इसने कहा है कि यार एक काम करते हैं, शुरू के आपके जो 10 है ना उसका ना ग्राफ बनना चाहिए, ये मैं चाह रहा हूँ। आपने कहा कि यार इस तरह का ग्राफ एक बना देते हैं, थोड़ा छोटा कर दो और ये तक, और इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और डेटा लेवल यहाँ पे आने की कोशिश, ठीक है, चलो। अच्छा, अब बहुत से कहा यार मुझे इस तरह का ग्राफ बना दो, सही है, इस तरह का कुछ होगा, और मैंने तुम्हें बता दिया कि यार मैं हर बार तुम्हें एक शीट दूंगा, उस शीट की फॉर्मेटिंग करनी है सिंपल यार, शुरू के 10 रिकॉर्ड 10 स्टूडेंट या 11 स्टूडेंट या 15 स्टूडेंट उठाना और बस उनका ग्राफ दे देना, मैं अपने आगे एक मैनेजमेंट को सेट कर दूंगा, कोई मसला। अब मसला ये आ गया कि आप लोग होंगे तो आप लोग क्या करेंगे। अब मैं वापस से उसी ओरिजिनल वाली शीट पे आ जाता हूँ। अच्छा, ये मैं दोबारा से इसी शीट पे आ गया, ठीक है। क्या अगले दिन आप लोग क्या करेंगे, क्या दिमाग आप लोग का चलता है, मैं जरा चेक करना चाहता हूँ। भाई मुझे ये टास्क मिला है और मुझे हर दिन अलग अलग रीजन की अलग अलग, मतलब यहाँ पर मतलब इन सेल्स समझ लो कि यार चीजें अलग अलग होगी, ठीक है, आगे पीछे नंबर होंगे। भाई क्या होगा, क्या करूँगा, बोलेंगे हम तो 5 सबसे सीख के आए हैं, पहले हो जाएगा फॉर्मेट, 15 मिनट लगेगी, क्या करेंगे बताओ, क्या करूँगा, दोबारा वापस से फॉर्मेट करने लगी, पेन ब्रश, क्या पेन ब्रश पेन ब्रश से क्या करूँ भाई, जवाब तो दो। तुम्हारे पास भी शीट आएगी, तुम्हारे बॉस ने एक शीट बता दी भाई क्या ये हर बार ना मुझे इसी तरह की शीट चाहिए, मैं तुम्हें ऐसे रॉ डेटा दूंगा, तुम्हें यही काम करके देना है, मैंने तुम्हें काम बता दिया, ये क्या करेंगे भाई, तुम भी दोबारा यही काम करोगे जो मैंने किया हर बार, क्या करोगे बताओ तो सही ना। कोई सा रेफरेंस दिखाएंगे प्लीज, क्या आ सकते रेफरेंस पुराने डेटा को, रेफरेंस के बाद क्या है, फॉर्मेटिंग, रेफरेंस मतलब फॉर्मेटिंग का रेफरेंस करूँ, मतलब कह रही इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगी फिर दोबारा से यहाँ पर फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करूंगी, नहीं कुछ उसका रेफरेंस दिखाएंगे, रेफरेंस तो उठा के क्या मिलेगा, रेफरेंस के डेटा नहीं, उसका फॉर्मेटिंग का रेफरेंस दिखाएंगे। फॉर्मेटिंग तो बाहर है, क्या मैं कागज की तरह बार बार कॉपी पेस्ट करूंगा। अच्छा, फिर मुझे इस वाली शीट भी खोलनी पड़ेगी, इनके वो करप्ट हो गई फाइल, तो फिर मैं वापस से करप्ट हो गया, क्या करूं, फिर यहाँ पर एक सीन ये आ रहा हूँ कि इनके दो तरीके, या मैनुअली कर लो, मैनुअली के अंदर तुम्हें 15-10 मिनट लगेंगे, या तुम रिकॉर्ड करके कर लो। रिकॉर्ड से क्या होगा, 2-3 तरीके रिकॉर्ड के, रिकॉर्ड का एक ही तरीका, लेकिन याद रखना कि फाइल सेव कैसे होती है। या डेवलपर में आया, अब मैं डेवलपर को कह रहा हूँ कि यार रिकॉर्ड करना,
डेवलपमेंट में रिकॉर्ड और मैंने मैक्रो का नाम दे दिया, सही है, क्या पे लिख दिया सरका का, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पर आपको कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग भी नजर आ रही होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब मैं इसके ऊपर कुछ भी काम करूंगा, सही है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने बोला यार ये था, इसका कहाँ करना है, इसको ब्लू करना है, इसको व्हाइट करना, ठीक है, इसको थोड़ा खोल देना और इसके अंदर तो फॉर्मेटिंग लगा देना, डेटा बार्स लगाने के लिए उसको बताया था आपने कुछ कहा था, ठीक है, ये थोड़ा सा ये सही कर देना, सही है। और फिर क्या करना आखिरी में 11 का खाली ग्राफ बनाकर सर वो पकड़ा देना, ठीक है। अच्छा बस एक मिनट यहाँ डेटा तो सही। अब ये बस ये ग्राफ बनाना था और उसके अंदर थोड़ा सा कलर वलर भर लेते हैं, डेटा लेकर खोलते थे, सही है, डेटा लेकर खोलेंगे और इसको बंद कर देते हैं डिलीट और थोड़ा सा बस भाई ये करके हमें क्या करना था, देना था, बस सही है। अब मैंने क्या किया, डेवलपर में गया स्टॉप मैक्रो, क्या किया, उससे मैक्रो बंद कर दिया, ठीक है। अब अगले दिन की बात मैंने ये फाइल बनाई और बॉस को भेजी। अब मेरे पास ये जब मैं फाइल बनाऊंगा तो ये बोलेगा कि भाई इसके अंदर मैक्रो है, मैक्रो वाली फाइल हमेशा एक्सेल में सेव नहीं होगी, लिखा हुआ आएगा मैक्रो इनेबल नोटबुक, सही है। इसका क्या मतलब होता है कि जो आप अब ये क्या, ये पीछे बैकेंड में से कोड लिखा है, कोड कैसे देखोगे, ऑल्ट F11, ऑल्ट F11 से ये विंडो खुलेगी, विंडो के बाद मॉड्यूल के अंदर घुसना, देखो ये कोड लिखा है सारा, आया समझ। रिकॉर्ड करके फिर उसका क्या करना है? रिकॉर्ड कर दिया ना, सही है, इसको सेव करना, सेव किस में करोगे, मैक्रो के अंदर, ये देखो ये रहा मैक्रो इनेबल के अंदर, लिख दो सरका का, ठीक है, सही है। मैंने फाइल बंद कर दी, मुझे नहीं चाहिए भाई फाइल, मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब कल हुआ, अब मैं दोबारा गया, मैंने कहाँ पे रखी थी, ये रहा सर का काम, देखो यहाँ पर जब मैं खोलूंगा ना तो ये लिखा हुआ आएगा इनेबल मैक्रो। अगर मैं सिंपल एक्सेल के फॉर्मेट में सेव करूंगा तो आपका कोड क्या आएगा, समझ आया, कोड हट जाएगा, कोड हट गया तो फिर वो सारा काम आपका बर्बाद, आपकी सारी मेहनत बर्बाद। अब ये आ गई, अब मैं दोबारा खोला, अब मैं दोबारा खोलने के बाद यही आ गया सारी चीजें, मैं क्या करूंगा, अच्छा मैं एक बटन